हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पादपों की शारीरिकी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर इजी है, पर यह है कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, समझ में इजीली आ जाएगा और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बताता हूं ऊतक के बारे में। ऊतक क्या होता है? ऊतक, जिसको अपन टिश्यू भी कहते हैं। देखिए, चाहे मानव शरीर हो या पादपों का शरीर हो, उसमें सबसे छोटा हिस्सा जो होता है, सबसे छोटी इकाई जो होती है, वो कोशिका होती है। और कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। जो कार्य कोशिकाएं करती हैं, वो कोशिकाएं जब समूह बनाती हैं तो ऊतक भी वैसे ही कार्य करते हैं। तो ऊतक को अपन परिभाषित करते हैं, ऊतक की डेफिनेशन देखते हैं। तो ये कोशिकाओं का समूह होता है जिनकी उत्पत्ति एक ही स्थान से होती है और इनके कार्य जो होते हैं वो एक जैसे या भिन्न हो सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं। यह कोशिकाओं का समूह होता है जिसकी उत्पत्ति जिसका उत्पत्ति स्थल एक ही होता है एवं कार्य समान या भिन्न हो सकता है। उत्पत्ति स्थल एक होता है, कार्य एक जैसा हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। पादप ऊतकों की अगर बात करें तो पादप ऊतकों को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया है। इसमें एक होता है विभज्य ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। एक विभज्य ऊतक होता है और दूसरा स्थायी ऊतक होता है। ये जो विभज्य ऊतक कोशिकाएं होती हैं, ये लगातार विभाजन करती हैं और विभाजन के बाद ये स्थायी ऊतक में बदल जाती हैं। विभज्य ऊतक जो होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं लगातार विभाजन करती हैं, बाद में स्थायी ऊतक में बदल जाती हैं। विभज्य ऊतक को अपन फिर कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये अपन ने 2 भाग बनाए, विभज्य और स्थायी। इसके आगे मैं यहां बता रहा हूं। विभज्य ऊतक को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, एक होता है शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, फिर दूसरा होता है अंतर्वेशी, विभज्य ऊतक, और तीसरा होता है पार्श्व विभज्य ऊतक। विभज्य ऊतक कोशिकाओं को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व विभज्य ऊतक। इसके अलावा स्थायी ऊतक जो होता है, इसको अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें एक होता है सरल ऊतक और दूसरा होता है जटिल ऊतक। सरल ऊतक में 3 आते हैं। एक है पेरेन्काइमा, जिसको अपन मृद ऊतक भी कहते हैं।
दूसरा होता है कोलेनकाइमा, जिसको अपन स्थूल कोण ऊतक भी कहते हैं। और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। जिसको अपन दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। और जटिल ऊतक में यहां पे एक आता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम। तो ये अपन ने पादप में जो ऊतक होते हैं उनको विभाजित किया। मृद ऊतक, पेरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक। इसमें आपको इंग्लिश नाम ही ध्यान रखने हैं क्योंकि इंग्लिश नाम ही जनरली पूछे जाते हैं, पर फिर भी यहाँ पे मैंने एक बार बता दिया है। तो अपन अब आगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा शब्द का प्रयोग करेंगे। और ये शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व, मैं इसको भी बता दूंगा कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और ये जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक का प्रकार है। तो अब एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विभज्य ऊतक कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं विभज्य ऊतक के बारे में। इसको अपन कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए ये मूल के और तने के शीर्ष पर मौजूद होती है और इसकी एक खासियत होती है कि कोशिकाएं जो होती हैं वो लगातार विभाजन करती हैं। तो इसमें अपन कुछ पॉइंट लिखते हैं और मैं इसको समझाता भी जाता हूं। कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं इसमें सघन जीव द्रव्य होता है यानी प्रोटोप्लाज्म होता है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर अपन कहते हैं, यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जो होता है दोनों को मिलाकर अपन जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य इसमें सघन होता है, मतलब गाढ़ा होता है और काफी ज्यादा पैक होता है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ये समव्यासी होती हैं। कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, मतलब सबका व्यास जो होता है वो बराबर होता है, डायमीटर एक जैसा होता है। मतलब जैसे अगर कोशिकाओं को देखें अपन तो ये इस तरह की कोशिकाएं ये दिखती हैं। जैसे ये मान लीजिए कुछ विभज्य ऊतक कोशिकाएं हैं इस तरह की, तो सब एक जैसी दिख रही हैं। और दोनों कोशिकाएं, जैसे दो कोशिकाएं हैं या इस ऊपर नीचे या आजू बाजू में देखें तो इनके बीच में जहां एक कोशिका खत्म होती है दूसरी कोशिका शुरू होती है, तो इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होती, यानी अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है वो नहीं होता इसमें। अच्छा, क्योंकि ये कोशिकाएं लगातार विभाजन कर रही हैं तो इनमें केंद्रक होगा, क्योंकि केंद्रक की उपस्थिति में ही विभाजन होता है, तो इसमें केंद्रक होता है। अच्छा, केंद्रक तो है, पर क्योंकि ये कोशिकाएं लगातार विभाजन कर रही हैं तो इन्हें भोज्य पदार्थ को संचय करने का कोई मतलब इनके लिए नहीं रहता। ये भोज्य पदार्थ को ज्यादा संचय नहीं करती, इसलिए रसधानी इनमें नहीं पाई जाती। रसधानी मतलब जिसको अपन वैक्यूल कहते हैं। तो इनमें केंद्रक होता है पर रसधानी इसमें नहीं होती।
जब ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं और कुछ समय बाद विभाजन बंद कर देती हैं तो ये फिर स्थायी ऊतक में बदल जाती हैं। जब कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं तो स्थायी ऊतक में बदल जाती हैं। अच्छा, ये कोशिका जो है ये मूल के, तने के या पत्तियों के शीर्ष भाग में होती है और वहीं से लगातार विभाजन करके उस भाग की लंबाई को बढ़ाती जाती है। शीर्ष भाग में होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये विभज्योतक कोशिकाओं के कुछ लक्षण, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। कोशिका लगातार विभाजन करती हैं, सघन जीव द्रव्य होता है, समव्यासी होती हैं, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते। अंतरकोशिकीय स्थान मतलब दो कोशिकाओं के बीच में जगह, इनमें नहीं होती। केंद्रक होता है पर राजधानी नहीं होती। केंद्रक इसलिए क्योंकि विभाजन करती हैं और राजधानी इसलिए क्योंकि विभाजन हो रहा है और भोज्य पदार्थ का संचय इनकी जरूरत नहीं होती, तो राजधानी यहाँ पे नहीं होती। जब कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं तो वो परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक में बदल जाती हैं और तने मूल पत्तियों के शीर्ष भाग में होती है। हालांकि और भी कुछ भागें होती है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। कोशिका भित्ति जो होती है वो यहाँ पे सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखिए, उत्पत्ति स्थल के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले होता है शीर्षस्थ, फिर होता है पार्श्वीय और फिर होता है अंतर्वेशी और फिर उसके बाद होता है पार्श्वीय। अब मैं इसको डायग्राम के रूप में बताता हूँ कि मूल में किस तरह से ये कोशिकाएं होती हैं और प्ररोह में किस तरह से होती हैं, तो आपको उत्पत्ति जैसी होती है, उत्पत्ति स्थल जो होता है उसके हिसाब से आपको तीनों कोशिकाएं समझ में भी आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मूल में विभज्योतक कोशिकाएं। देखिए, जैसे ये है एक मूल, यहां पे ये जो शीर्ष भाग है इसका, यहां पे कुछ कोशिकाएं होती हैं जो लगातार विभाजन करती हैं इस तरह से। और कुछ ऊपर भी होती हैं, जहां तक कोशिका विभाजन क्षेत्र होता है, कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ये थोड़ा ऊपर तक देखा जाता है। और यहाँ पे बीच में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है पर ये विभाजन नहीं करती। ये विभाजन नहीं करती है पर इनमें विभाजन की क्षमता होती है। मतलब पादप में बाद में, मतलब जब कुछ वृद्धि हो जाएगी पादप में, तब कहीं जाके इन कोशिकाओं में विभाजन दोबारा शुरू हो सकता है। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये शीर्ष भाग हो गया। इसके बाद ये जो कोशिकाएं हैं ये है विभज्योतक कोशिकाएं, जिसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं विभज्योतक कोशिका। और ये जो बीच में है इसको अपन कहते हैं क्यूसेंट जोन यानी शांत क्षेत्र। ये शांत क्षेत्र जो होता है इसमें डीएनए
आरएनए और प्रोटीन कम मात्रा में होते हैं। डीएनए आरएनए प्रोटीन जो होते हैं इसमें कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, पर होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये बाद में विभाजन करने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ये मूल शीर्ष भाग है, ये ऊपर की तरफ एक नया ऊतक बनता है, एक नई संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं मूल गोप। मूल गोप, रूट कैप। और मूल गोप को बनाने के लिए भी विभज्योतक कोशिकाएं उत्तरदायी होती है, क्योंकि शीर्ष में तो वही मौजूद है। ठीक है, तो जो कोशिकाएं मूल गोप का निर्माण करती हैं उनको अपन कहते हैं कैलेप्ट्रोजन कोशिकाएं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं उसको, कैलेप्ट्रोजन सेल्स और टिश्यू। कैलेप्ट्रोजन ऊतक जो होता है, कैलेप्ट्रोजन कोशिकाएं जो होती हैं, ये विभज्योतक हैं, जो विभज्योतक कोशिकाएं जो मूल गोप का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया मूल के बारे में। मतलब मूल का देखिए, मैंने बताया था ना कि तने के पत्तियों में और तने में, पत्तियों में और मूल में शीर्ष भाग में होती हैं। तो ये शीर्ष भाग हो गया इसका, और यहाँ पे ये विभज्योतक कोशिकाएं हैं। शांत क्षेत्र ऐसी जगह जहाँ पे डीएनए प्रोटीन आरएनए कम मात्रा में होता है और ये विभाजन की क्षमता रखते हैं, पर अभी फिलहाल विभाजन यहाँ पे नहीं देखा जाता। तो ये हो गया मूल भाग में विभज्योतक कोशिकाएं। अब मैं आपको बताता हूं प्ररोह तंत्र में किस तरह से विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं। प्ररोह में विभज्योतक कोशिकाएं, देखिए जैसे मान लीजिए ये प्ररोह वाला भाग है, मतलब जैसे बीज जो होता है, तो बीज में अपन दो भाग देखते हैं ना, एक प्रांकुर वाला भाग और एक मूलांकुर वाला भाग। प्रांकुर से प्ररोह तंत्र बनता है, मूलांकुर से मूल तंत्र बनता है। तो ये प्रांकुर वाले भाग से प्ररोह तंत्र बनना शुरू हुआ। सबसे ऊपर की तरफ इसमें होती है विभज्योतक कोशिकाएं, मतलब ये इसका शीर्ष भाग हो गया जहां पे विभज्योतक कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पे जैसे ये विभाजन हुआ, जब ये वाली विभज्योतक विभाजित होगी तो विभाजन के बाद ये एक विभज्योतक कोशिका बनाती है और दूसरा स्थायी कोशिका बनाती है। तो जैसे मान लीजिए ये विभज्योतक कोशिकाएं हैं और अब इनमें विभाजन हो रहा है। तो विभाजन के बाद जैसे मान लीजिए ये वाली कोशिका विभाजन के बाद एक विभज्योतक बना रही है, जबकि दूसरी यही स्थायी ऊतक भी बना रही है। मतलब एक विभाजन के बाद एक विभज्योतक कोशिका दो कोशिकाएं बनाती हैं, जिसमें से एक विभज्योतक कोशिका ही होती है और दूसरी स्थायी कोशिका और स्थायी ऊतक होता है। ऐसे यहां पे भी होगा, ऐसे ही हर जगह होगा। मतलब एक विभज्योतक कोशिका और दूसरी स्थायी कोशिका बनेगी। तो ये विभाजन लगातार चलता जाता है। अब जब ये सारी कोशिकाएं बन रही हैं, तो इसके बाद मैं यहां पे बना रहा हूं, जब ये सारी कोशिकाएं बन रही हैं तो अब कोशिकाओं के समूह हमें यहां पे देखने मिलते हैं। कुछ इस तरह से हमको संरचना मिलती है। जैसे यहां पे अब ये विभज्योतक कोशिका हो गई, शीर्ष पे तो वही होती है विभज्योतक कोशिका, पर अंदर की तरफ कुछ विभज्योतक कोशिकाएं बढ़ जाती हैं विभाजन के बाद, जबकि कुछ वहां पे स्थायी कोशिकाएं भी, स्थायी ऊतक भी बढ़ जाता है। तो अंदर हमको स्थायी ऊतक और विभज्योतक दोनों ही देखने मिलेंगे। जैसे जैसे ये संरचना आगे बढ़ती है, ये और वृद्धि होती जाती है। तो शीर्ष भाग में विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं के समूह अपन को दिखने लगते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये
इस तरह से विभज्योतक इकट्ठी हो गई और ये स्थायी ऊतक इकट्ठा हो गया। फिर कहीं स्थायी ऊतक इकट्ठा हो गया तो कहीं विभज्योतक इकट्ठा हो गया। तो इस तरह के कोशिका समूह अपन को देखने मिलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रिवाइज कराता हूं, उसके बाद फिर आगे बताता हूं। देखिए, प्ररोह तंत्र में जैसे ये प्ररोह का शीर्ष भाग हो गया, मतलब यहां से आप समझ लीजिए तना बनना है, ठीक है, स्टेम बननी है। तो शीर्ष भाग में विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं। ये विभज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं विभाजन करने के बाद दो नई कोशिकाएं बनाती हैं, जिसमें से एक विभज्योतक कोशिका होती है और दूसरी स्थायी कोशिका होती है और स्थायी ऊतक होता है। ये विभाजन लगातार चलता रहता है। स्थायी ऊतक और विभज्योतक की संख्या बढ़ने लगती है। जब कई सारी कोशिकाएं हो जाती हैं तो इन कोशिकाओं का समूह अपन को दिखने लगता है और ये समूह जैसे कुछ विभज्योतक इकट्ठी हो गई, कुछ स्थायी ऊतक इकट्ठे हो गए, तो ऐसे अपन को थोड़े थोड़े गैप में अलग अलग कोशिकाओं का समूह देखने मिलता है। तो अब जैसे से विभाजन होता जाएगा ये संरचना हमको इस तरह की दिखेगी। ये हो गया विभज्योतक, यहां पे विभज्योतक का समूह, कहीं कहीं अपन बीच बीच में इसको बना दे रहे हैं। और एक बात ध्यान रखनी है कि किनारों में यहां पे विभज्योतक उपस्थित होता है, जबकि बीच बीच में अपन यहां पे स्थायी ऊतक का समूह हमको देखने मिलता है। ये स्थायी ऊतक हो गए, इस तरह से स्थायी ऊतक नीचे की तरफ ज्यादा फैलता जाता है। हालांकि विभज्योतक भी होता है, बाद में आगे भी विभज्योतक भी बनता है। जैसे यहां से हम इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। ये तना बनता जा रहा है, तने में अंदर ये स्थायी ऊतक और विभज्योतक इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमको ये कोशिकाएं देखने मिलती हैं। अब जो शीर्ष पे कोशिकाएं हैं, मतलब जो सबसे ऊपर प्ररोह में कोशिकाएं बन रही हैं, इसको अपन कहते हैं शीर्षस्थ मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक कोशिका। जो इधर किनारों में हमको विभज्योतक दिख रहा है इकट्ठा होता हो, इसको हम कहते हैं अंतर्वेशी। ये कहलाता है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी इस तरह से लिखते हैं, इसको अपन कहते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक और मेरिस्टेम। और जो तीसरा यहां पे दिख रहा है ये विभज्योतक, इसको हम कहते हैं पार्श्व मेरिस्टेम। तो देखिए, स्थिति के आधार पर, मतलब जगह के आधार पर, यहां पे तीन तरह के विभज्योतक अपन को दिख रहे हैं। शीर्षस्थ शीर्ष भाग में, फिर बीच वाले भाग में अंतर्वेशी और बाद में पार्श्व। अब ये जो शीर्षस्थ वाला है, मैं इसको इंग्लिश में भी इसके नाम बताता हूं आपको, ताकि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। इसको अपन कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और इसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। अब ये जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम है, ये इसके बारे में दो चीजें कि पहली बात तो ये प्राथमिक अवस्था में, देखिए पादप में दो तरह की अवस्थाएं होती हैं। एक होती है प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक अवस्था, और दूसरी होती है द्वितीयक अवस्था। प्राथमिक अवस्था मतलब जब पादप में धीरे धीरे वृद्धि होती है और उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। जब पादप की लंबाई बढ़ जाती है, एक निर्धारित लंबाई तक वो बढ़ जाता है, फिर उसके बाद उसमें द्वितीयक वृद्धि शुरू होती है, मतलब फिर वो चौड़ा होता जाता है। तो यहाँ जो शीर्षस्थ विभज्योतक है, ये प्राथमिक वृद्धि के समय बनता है।
ये प्राथमिक वृद्धि के समय बनता है। और दूसरा यह पादप लंबाई को बढ़ाता है। प्राथमिक वृद्धि के समय और पादप लंबाई को बढ़ाता है। फिर अंतर्वेशी विभज्योतक में यह भी प्राथमिक वृद्धि के समय ही होता है। और सेम पादप लंबाई को बढ़ाता है। अच्छा, इसमें एक खासियत और है कि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, जैसे जो घास होती है, एक बीजपत्री पादपों में वृद्धि जो होती है वो मुख्यतः इस कारण से ही होती है, अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण। जैसे कोई चरने वाले जीव होते हैं, मतलब जो ग्रेजिंग करते हैं, जो पादपों को खाते हैं, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, वो घास तो खा लेते हैं, पर हम ये तो जानते हैं कि घास एक बार अगर टूट भी जाती है या उसको खा लिया जाता है ऊपर से, तो ऊपर से खाने के बाद जो उसका आधा हुआ भाग रहा है वो दोबारा फिर से आगे बढ़ जाता है। भाई हम उसको उखाड़ के फेंक दे तो अलग हो गया, वो तो खत्म हो गया, पर एनिमल्स जो होते हैं वो उसको खाते हैं और खाने के बाद फिर कुछ समय बाद घास जो होती है वो फिर से बढ़ जाती है। तो वो इस कारण से होता है। एनिमल जो होते हैं इतना भाग खा लेते हैं पर वो इस जगह को छोड़ देते हैं, मतलब वो नीचे वाला एरिया हो जाता है तो उसको वो छूट जाता है, तो यहां से फिर से विभज्योतक के कारण वृद्धि हो जाती है। एक बीजपत्री पादप जैसे घास में वृद्धि इस ऊतक के कारण ही होती है। ठीक है, तो जब एनिमल इसको खाते हैं तो यहां से वो दोबारा वृद्धि शुरू हो जाती है। तीसरा आता है पार्श्व विभज्योतक और पार्श्व मेरिस्टेम। इसके बारे में मैं यहां लिख रहा हूं। ये जब पादपों में कुछ वृद्धि हो जाती है तब ये बनता है, मतलब तब ये सक्रिय होता है, और यूं कह लो कि धीरे धीरे ये बनता रहता है और एक समय के बाद फिर ये काम करना शुरू कर देता है। तो यह द्वितीयक वृद्धि कराता है। यहां पे भी आप इसको लिख सकते हैं कि ये प्राथमिक वृद्धि कराता है, मतलब प्रारंभिक अवस्था में होता है और प्राथमिक वृद्धि कराता है। इसके लिए भी यही सही आएगा कि प्राथमिक वृद्धि कराता है। प्राथमिक वृद्धि मतलब जो तने की जो मूल की लंबाई होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, जबकि द्वितीयक वृद्धि कराता है मतलब ये पादप की चौड़ाई को बढ़ाता है। यह पादपों की चौड़ाई को बढ़ाता है। तो अब देखिए, ये तो मैंने बात की अंतर्वेशी में एक बीजपत्री पादप की, पर अगर द्विबीजपत्री पादप होता तो द्विबीजपत्री पादपों में यहाँ पे एक कली बनती है, और कह सकते हैं कलिका बनती है, बड बनती है, जिससे फिर जो शाखाएं होती हैं, तने की शाखाएं जिस पे पत्तियां लगी होती हैं, तो यहाँ से फिर वो चीज़ निकलती है। मतलब शाखा वाला भाग जो होता है ये अंतर्वेशी विभज्योतक से निकलता है, अगर एक बीजपत्री पादप वो नहीं होगा तो। ठीक है, वहाँ पे कलिका बनेगी जिसको अपन कक्षीय कलिका कहते हैं, और यहाँ से फिर कुछ शाखाएं निकलती। तो ये हो गया स्थान के आधार पर एक स्थान के आधार पर 3 प्रकार का विभज्योतक। तो ये हमने देखा शीर्षस्थ और अंतर्वेशी और तीसरा पार्श्व के बारे में।
ये जो पार्श्व विभज्योतक होता है ये सिलेंडर आकार का होता है। पार्श्व विभज्योतक जो कोशिकाएं होती हैं ये सिलेंडर आकार की होती हैं। इसके अलावा देखिए, पादपों में चाहे प्राथमिक वृद्धि हो या द्वितीयक वृद्धि हो, और दोनों के समय किसी भी तरह की वृद्धि हो तो दोनों के समय नई कोशिकाएं तो बनती जाती हैं, और ये पादपों के कई ऊतक तंत्रों को बनाने का काम भी करती हैं। तो मैं इस पॉइंट को यहां लिख देता हूं, प्राथमिक एवं द्वितीयक वृद्धि के समय नई कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिकाएं लिखा हुआ है, नई कोशिकाएं बनती हैं जो पादप अंगों का निर्माण करती हैं। अच्छा, जब इन कोशिकाओं में विभाजन बंद हो जाता है तो ये स्थायी ऊतकों में, स्थायी कोशिकाओं में बदल जाती हैं। पादपों में कई ऐसे ऊतक तंत्र होते हैं जिसमें ये विभज्योतक कोशिका जिसको बनाने में सहायता करती है। ऐसे कुछ तंत्र हैं जैसे विभज्योतक कोशिकाओं से त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र, एवं संवहन ऊतक तंत्र भी बनते हैं। जब ये तीनों तंत्र बन जाते हैं तब काफ़ी हद तक प्लांट पादप जो होता है वो विकसित हो जाता है, और उसमें कई तरह से विभाजन और भी आगे चलता रहता है, और अलग अलग क्रियाएं हमको पादपों में देखने मिलती हैं। तो ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं, विभाजन के बाद वो स्थायी ऊतक में बदलती हैं। स्थायी ऊतक फिर अलग अलग तरह से कार्य करता है। हम आने वाली क्लास में स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस उत्पत्ति के इस आधार पर ये तीन प्रकार की होती है। सबसे शीर्ष भाग में जो होता है शीर्षस्थ, फिर बीच में जो होता है अंतर्वेशी, और उसके बाद वाली अवस्था में जो बनता है पार्श्व। प्राथमिक वृद्धि के लिए शीर्षस्थ और अंतर्वेशी ये जरूरी होते हैं, ये कार्य करते हैं, और जबकि जो पार्श्व होता है वो द्वितीयक वृद्धि में सहायता करता है। तो इस लेक्चर में हमने विभज्योतक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, उनकी डिटेल हमने समझी। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और इसको अपनी एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ लीजिए। आने वाले लेक्चर में हम स्थायी ऊतक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।